तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ मूव करने से पहले कल आप लोगों के दो तीन क्वेश्चंस थे। पहले मैं वो आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व कर दूं, देन उसके बाद हम सीबीसी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी। तो किसका क्या क्या क्वेश्चन था आप लोग वैसे जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहता है, इससे पूछा करें। जब क्लास चल रही होती है ना उस वक्त कोशिश किया करें कि आप उसी वक्त अपना क्वेश्चन प्लेस करें और उसका आंसर आपको मिले। ठीक मैम है कल आप ये तो कह रही कल थी ना कि मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं तो हमें किस टेम्परेचर को से रखना चाहिए कि वो मेंटेन रहे। तो आपने ये कहा था कि मतलब मोस्टली लैब्स में चिलर्स और इस तरह मतलब टेम्परेचर लो रखा होता है। तो ऐसे मतलब यूं तो वो क्लॉट नहीं हो जाएगा, फ्रोजन ब्लड नहीं हो जाएगा, फिर वो सही रहेगा क्या? जी बेटा, चले आपने भी अपना क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ जी, अगर हम दो टेम्परेचर्स की बात करें ना, वार्मर टेम्परेचर और एक कोल्ड टेम्परेचर, तो हमारी जो आप हम फ्रीजिंग टेम्परेचर तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, मतलब आपने वर्ड यूज किया कि क्लॉट हो जाएगा। हम लैब में क्या फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब हम बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर, लीनियंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको गर्मी वाले माहौल से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज महक, अगर मैं आपसे दो ऑप्शंस कहूँ कि इसमें से एक चीज चूज करें कि टेम्परेचर कम होना चाहिए या टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने, अब तो आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में आपने गाइटन पढ़ी थी। गाइटन में फिजियोलॉजी में ब्लड डिस्कस था। तो उसमें आपने देखा था कि अगर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए थे, दो हाइलाइट्स थे, दो हेडिंग्स थी। एक थी प्रो कोगुलेंट्स की और एक थी एंटी कोगुलेंट्स की। तो जब आप प्रो कोगुलेंट्स की हेडिंग पे थी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लोट कराने में हेल्प करते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लोट कराने से, मतलब क्लोट कराने से बचाते हैं। कुछ थे जो प्रो कोगुलेंट थे, कुछ थे जो होना ही नहीं देते थे क्लोट। तो वो जो प्रो कोगुलेंट्स थे उसमें हमने क्लोटिंग फैक्टर्स की एग्जांपल पढ़ी थी कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैसिलिटेट करते हैं क्लोटिंग को। इसी तरह से हमने कहा था वार्मथ, वहां पे वर्ड लिखा हुआ था कि वार्मथ जो होगा वो फैसिलिटेट करेगा, प्रोमोट करेगा ब्लड के कोगुलेट होने को। उसके बरअक्स हेडिंग पे आ जाए एंटी कोगुलेंट, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, लो टेम्परेचर एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करेगा। हेपारिन, एंटी थ्रोम्बिन, ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी की सारी चीजें जो ब्लड है उसको कोगुलेट होने से रोक रही थी। तो मैंने आपको ऐसे नहीं कहा था कि आपको ये वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए। मैं बेसिकली आपको डिफरेंशिएट बता रही थी, कंपेयर करके बता रही थी कि अगर आपके पास ये दो कंडीशंस हों या ये एक एमसीक्यू आए और उसमें ये दोनों ऑप्शंस डिस्कस हों, तो आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो जो आप क्लोटिंग का वर्ड यूज कर रही है ना, वो ब्लड उसकी वजह से क्लोट नहीं होता, बल्कि वो बच जाता है क्लोट होने से। वो लीनियंट टेम्परेचर होता है, और इतना भी फ्रीजिंग हम नेगेटिव में तो नहीं टेम्परेचर देना शुरू कर देते। माइनस में ही चला गया टेम्परेचर, फिर तो जाहिर सी बात है काम ने खराब होना ही होना है। तो हम उसको माइनस में तो नहीं लेके जाते, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, हो गया क्लियर आपको? यस मैम। अच्छा जी। कल हैदर अली आपने क्वेश्चन किया था कि आपको हर चीज समझ आ गई है लेकिन आपको एक चीज नहीं समझ आई, कि मतलब समझ तो आपको सब कुछ आ गया लेकिन क्वेश्चन आपने फिर भी मतलब पूरा टॉपिक का ही वो पूछ लिया था। आपने कहा कि सारी की सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं। जैसे कि हमने कभी कल एनीमिया देखा, कभी हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज देख रहे हैं, कभी हम प्रेगनेंसी की तरफ मूव कर जाते थे कि ईएसआर किन चीजों में कम होता है, किन में ज्यादा होता है। तो आपने पूछा कि ईएसआर तो सिर्फ और सिर्फ एक आरबीसी है, और ईएसआर का सेटल डाउन रेट किसी बीमारी से कैसे अफेक्ट हो सकता है या किसी बीमारी को इंडिकेट कैसे कर सकता है, यही पूछना चाह रहे थे आई थिंक आप। तो बेटा आपने इसको इस तरह जी से जी मैम, डील मैं यही करना है। पूछना चाह रहा आप, था। जी जी मैं आपका यही सवाल पूछना चाह रहा अच्छा था था। कि तो सवाल यही था जी कि जी मतलब ईएसआर तो एक जस्ट एक कह लें कि एक वैल्यू है कि जो सेटलिंग डाउन हो रहे हैं ये आरबीसीज, वो तो जस्ट सेटल डाउन हो रहे हैं। तो इसका पूरी बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है मुख्तलिफ डिजीजेज में या मुख्तलिफ कंडीशंस में, तो वो किस तरह अफेक्ट हो रहा है? जी बेटा, इसका बहुत ही आसान सा आंसर है। सवाल तो आपने काफी लंबा टाइप किया था, इतना लंबा टेक्स्ट था। जवाब इसका बहुत ही मुख्तसर सा है, वो ये कि जब हमारी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है ना, तो हमारे आरबीसीज की क्लम्पिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे आरबीसीज क्लम्प होते हैं ना, तो वो हैवी हो जाती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। जब वो हैवी हो जाते हैं, तो हैवी होने के बाद
उनकी जो सेटलिंग है वो अफेक्ट हो जाती है। एक आम चीज जो है वो नीचे आराम से बैठेगी, मतलब जो उसके बैठने की का टाइम होगा, लेकिन अगर एक हैवियर चीज है, अगर आप पानी में पत्थर भी फेंकते हैं तो वो जरा जल्दी जाके नीचे को बैठेगा, बानिस्बत आप कोई हल्की फुल्की सी चीज पानी के ऊपर रखें या गिराने की कोशिश करें, वो तो टाइम टेक करेगी। लेकिन अगर कोई हैवी चीज होगी वो जल्दी सेटल होगी। तो यहाँ पे बात हम उसकी नहीं कर रहे कि कौन सी चीज जल्दी नीचे जाके गिर जाएगी, सेटल डाउन कौन सी चीज होगी, आरबीसी कितने टाइम में सेटल होंगे। तो ये हमें उससे आइडिया मिल जाता है कि बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है। अगर आपने कल मेरी स्लाइड में एक बात नोट की हो, मैंने वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी और वो कुछ इस तरह थी कि जो सीआरपी और ईएसआर है ना, मैंने दोनों के लिए कलेक्टिव ही लिख दिया था, लैदा लैदा नहीं लिखा था। मैंने एक चीज लिखी थी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में मैंने एक कमेंट किया था, किसी ने वो रीड की लाइन जब मैं कल ड्यूरिंग लेक्चर वो आपको शो करा रही थी, या बाद में? क्या सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में मैंने लिखा था? मैम ये वाली लाइन तो रीड नहीं की वैसे, लेकिन मुझे ये बात आपकी समझ आई थी कि आपने कहा था कि ये एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है, यानी कि कोई कंडीशन या डिजीज मतलब ट्रीटमेंट की तरफ या बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये उससे बेहतरी को शो कर सकती है, ये ईएसआर की वैल्यू या सीआरपी की, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअल डायग्नोसिस जो है वो नहीं बता सकती। जी बिल्कुल, तो आपने मेरी उसी बात को ट्रांसलेट किया है। मैंने लिखा था कि ईएसएन एंड सीआरपी हैव हाई सेंसिटिविटी बट लो स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब ज्यादा होने का मतलब है कि ये हमें रूल आउट कर देते हैं कि इन्फ्लामेशन है या नहीं है, मतलब ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है, ये रूल आउट करने की सलाहियत रखते हैं। इधर ही वजीहा और मुनज़्ज़ा आप लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर होने लगे। आपने पूछा था कि अभी आपने कहा है कि ईएसआर और सीआरपी कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है, फिर हम रिमाटोइड आर्थराइटिस में क्यों कराते हैं? वजीहा ने पूछा ये सेप्सिस में क्यों कराते हैं फिर हम? तो बेटा, रिलायबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको यूज करना छोड़ दें। आप हर हॉस्पिटल सेटअप में देखें, कम अज कम पर डे, मैं कम अज कम बोल रही हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रही, कम अज कम वहां पे 200 सीआरपी के सैंपल हर लैब में लगते ही लगते हैं। मैं गवर्नमेंट सेटअप्स की कंजप्शन की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की नहीं। 200 सीआरपी के सैंपल्स, तो मतलब कि डिफरेंट वार्ड्स के डॉक्टर्स ने लिख के दिए हैं, कुछ ऑनको के डॉक्टर्स ने लिख के दिए हैं, कुछ रीनल से आया है, कोई जो है वो कहीं से आया है, कोई न्यूनेटल वार्ड से आया है, तो इसका मतलब हम करते हैं। हाँ जी, नाराजगी थोड़ी सी हमारी ये है कि ये हमें अच्छे वाला डायग्नोसिस नहीं देते, मोडेलिटीज करनी पड़ती है, यानी इनके साथ आगे किसी और टेस्ट को मिलाना पड़ता है। जैसे आपने वजह पूछा ये सेप्सिस में लाजमी करा लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लाजमी करा लेते हैं, कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने कराते हैं। लेकिन क्या सिर्फ आप सीआरपी अगर 200 आया नॉर्मल, तो हमने कहा था 6 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे ही होना चाहिए। नोटिसेबल वैल्यू तब होती है जब ये 6 को क्रॉस कर जाता है, 8, 10, 12, यानी कि ज्यादा होता रहता है, तो हम कहते हैं नहीं, इश्यू चल रहा है, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लामेशन, कोई नियोप्लास्टिक कंडीशन चल रही है। लेकिन आप सेप्सिस को कभी भी नहीं कंफर्म करेंगे, सीआरपी 200 की बजाय 400 भी आ जाए, आप तो नहीं पेशेंट को कहेंगे कि आपको इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आपको क्लेब्सिला का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि सेप्सिस, इस बेस पे सेप्सिस। आप उसका जो स्टैंडर्ड है ब्लड कल्चर करवाएंगे, फिर आप उसको कहेंगे कि जी हाँ, पहले शक था और अब ये यकीन में बदल गया है कि आपको सेप्सिस हुई हुई है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो हम करवाते हैं ये, अक्सर औकात ही डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि ये करा लें, लेकिन साथ मोडेलिटीज होती हैं, हम बाकी टेस्टिंग भी करते हैं साइड बाय साइड, फिर हम कंफर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह अब मुनज़्ज़ा ने कहा ये रिमाटोइड आर्थराइटिस में क्यों कराते हैं, ऐसे फिर आप एक पूरी लिस्ट मतलब बना दें कि इन्फ्लामेशन में क्यों कराते हैं, इन्फेक्शन में क्यों कराते हैं, एनीमिया में क्यों कराते हैं, माइलोइडोसिस में क्यों कराते हैं, मैक्रोसाइटोसिस में क्यों कराते हैं, ये एसआर, मल्टीपल माइलोमा में क्यों करा रहे हैं, वेल्डेंस्ट्रोम मैक्रोग्लोबिनीमिया में क्यों करा रहे हैं, मतलब क्यों हमें शक हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में क्यों करा रहे हैं, तो हम करा लेते हैं। और ये बेहतर जो हमें मतलब इसका फायदा होता है ना, वो हैदर अली ने भी आपको बता दिया है कि कल मैंने क्या बात कही थी, आप सबने गौर से सुनी थी, कि हम अपना प्रोग्नोसिस देख रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद हमें कुछ बेहतरी महसूस हो रही है मरीज में। यानी कि अगर पहले ईएसआर 200 था, फिर अगली बार कराया तो, सॉरी ईएसआर नहीं सीआरपी 200 था, फिर उसके बाद 150 हो गया, फिर 120, 100, 80, तो इसका मतलब वेल एंड गुड चीज चल रही है, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। जैसे हम कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के करा सकते हैं ये वाले सारे टेस्ट, ऐसे ही जिनको भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं कोई प्रॉपर, तो उनका एज ए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हम यूज कर सकते हैं।
डायग्नोस्टिक अगर यूज करना चाहें तो फिर साथ इसके कुछ रीजनेबल, कुछ रिलायबल टेस्ट हमें जोड़ने पड़ते हैं। फिर उनके रिजल्ट्स पे हम एट द एंड ट्रस्ट करते हैं कि जी हाँ, ये रिजल्ट बन चुका है। ठीक है। अदरवाइज सिर्फ अब आपका ईएसआर जो है 50 आया है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते, मैंने ये बात कल समझाई थी, आप नहीं कह सकते कि आपको ये वाली डिजीज है, आप मुझे नहीं कह सकते कि आपको मल्टीपल माइलोमा है। क्योंकि मल्टीपल माइलोमा के फीचर्स में है कि ईएसआर ज्यादा हो जाता है, लेकिन मल्टीपल माइलोमा के क्लिनिकल फीचर्स में ये नहीं है कि सिर्फ ईएसआर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो हम इसको एज ए असिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अपना बैकअप यूज कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट ले लेते हैं हम यहाँ से, मगर हमारी एंडिंग टेस्टिंग ये नहीं होती, या रिलायबल टेस्टिंग ये नहीं होती, सीआरपी और ईएसआर। और जी, अगर मैं आपसे पूछूं ईएसआर और सीआरपी में से कोई एक करा लें, तो कौन सा ज्यादा बेहतर लगेगा आपको? आप कौन सा प्रेफर करेंगे? कोई एक कराना है सिर्फ आपने। सीआरपी। शाबाश, सीआरपी। क्यों? जी क्यों? मैम इससे इन्फेक्शन का पता चलेगा ना कि कितना तो बेटा ईएसआर से प्रिवेंट है। भी पता चलेगा। मैम ईएसआर स्पेसिफिक नहीं ना है। तो सीआरपी भी बिल्कुल उसी, अगर हम दोनों को डिफाइन करने पे आए ना, इन दोनों की बेइज्जती करने पे आए, फिर हम बराबर बराबर ही करते हैं कि अच्छे नहीं है, चीप है, ये है, वो है, नॉन स्पेसिफिक है, फिर हम दोनों को साइड बाय साइड इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो नहीं रीजन हुई कि ईएसआर अच्छा नहीं है, सीआरपी अच्छा है। ये रीजन नहीं है, जल्दी बताएं, शाबाश, सोचें जल्दी से। मैम आपने कहा था वो कोagulation, सॉरी, कैप्सूल, जो उसकी कैप्सूलेटेड थी फार्म, तो उसके साथ उसका वो रिएक्ट कर जाती है, तो मे भी ये ज्यादा रिलायबल हो उसके ना न्यूज बेटा, ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई थी, और मैंने कहा था सुन के बेशक भूल ही जाए। वो तो मैंने एक छोटी सी आपसे, मतलब कि कोई आपको रट्टे वाले पॉइंट पे लाके खड़ा कर दे कि सीआरपी को सीआरपी क्यों कहते हैं, वो तो मैंने एक छोटी सी आपको वजह बताई थी। अब मैं सीआरपी का टॉपिक पढ़ा दूं और आपसे कभी कोई पूछ ले कि सीआरपी को सीआरपी क्यों कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों कहते हैं, एआरपी क्यों नहीं कहते, बीआरपी क्यों नहीं, तो मैंने तो बस वो आपको क्लियर किया था कि पहली बार जिस पेशेंट के सीरम में मिला था उसमें निमोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था। और नीमोकोकल जो होता है, निमोनियाई, वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि उसकी कैप्सूल के साथ ये प्रोटीन पहली बार जो लीवर से बनी थी, ये रिएक्ट कर गई थी, इसलिए हमने इसको उसी मुनासबत से सीआरपी कह दिया, मैम बाकी कोई क्योंकि वजह नहीं है। सीआरपी में डायरेक्ट मेजरमेंट है और ईएसआर में इनडायरेक्ट है, और ये डिस्टिंक्ट रेफरेंस रेंज होती है, टेक्निकली मोर एक्यूरेट है। चलें ठीक है, कुछ हद तक महक आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर गई है। जो सीआरपी होता है ना, ये रेज बहुत जल्दी करता है, यानी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो ये विद इन टाइम, विद इन आवर्स रेज कर जाता है, और विद इन आवर्स फॉल भी कर जाता है। जो ईएसआर है ना, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेज करता है, यानी कि सीआरपी अगर 7 घंटे ले रहा है ना, लेट्स सपोज, तो ईएसआर 7 दिनों में जाके कहीं रेज होगा। यानी कि अगर मुझे शक हो रहा है, मुझे कोई इन्फेक्शन है, मैंने जाके ईएसआर करा लिया, वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, क्योंकि वो अभी रेज्ड होना शुरू ही नहीं होगा। वो बहुत टाइम लेगा, कुछ दिनों में जाके, हफ्तों में जाके रेज्ड होना शुरू होगा। तब तक मैं आराम से खुद को सही समझ के घर बैठ जाऊं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे कुछ हुआ हुआ था। तो सीआरपी ऐसा नहीं करता, सीआरपी फौरन रेज हो जाता है और फौरन ही फॉल भी कर जाता है। ठीक है। लेकिन जो सीआरपी है, और अगर आपकी इन्फ्लामेशन रिजोल्व हो गई है, तो उसका फैक्टर चेंज हो जाता है। जबकि ईएसआर है, आपकी इन्फ्लामेशन रिजोल्व हो भी गई है, तब भी इसने, यानी बढ़ना भी काफी अरसे बाद है, और इसने सेटल डाउन भी बड़े अरसे बाद करना है। यानी कि ईएसआर इतनी जल्दी नहीं नीचे आएगा, बहुत अरसे तक आपकी इन्फ्लामेशन सही हो गई है, आप सही हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर ईएसआर इतनी जल्दी नहीं फॉल करेगा। मतलब आप मशकूक ही रहेंगे, पता नहीं ठीक हुई हूँ या नहीं हुई। जबकि सीआरपी कुछ हद तक आपको बेहतर गाइड कर देता है कि ये विद इन आवर्स इंक्रीज भी हो जाता है, कि अगर आपने अगले ही घंटों में अपनी बीमारी के आपको शक हुआ और आपने कराया है, तो ये रेज्ड ही आएगा। और अगर आप हल्के फुल्के ठीक हो गए तो इसकी वैल्यू फॉल भी कर जाएगी विद इन टाइम लिमिट ही, आफ्टर द शार्प रिजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। तो इसलिए कंपैरेटिवली सीआरपी फिर भी बेहतर है। और दूसरा, ईएसआर में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब आप सबको आपके क्वेश्चन समझ आ गए जो जो आपने पूछे थे? सीबीसी स्टार्ट करें हम? यस मैम। चलें जी, ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंप्लीट ब्लड काउंट। कल मैंने आपको सारी कलेक्शन के बारे में बता दिया था, कल जो हमारा 40 मिनट्स की स्टार्टिंग मीटिंग थी, उसमें हमने सारी कलेक्शन ही डिस्कस की थी कि हमने सैंपल लेना किस तरह से है, कुछ तरीके, कुछ शोर, कुछ तमीज, कुछ मैनर्स वाली चीजें हमने कल पढ़ी थी।
के पेशेंट को कैसे बिठाना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और क्या उसको पहले हमने अल्कोहल स्वैब से साफ करना है उसकी स्किन को। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और कहाँ से लेना है, मीडियन क्यूबिटल वेन से, अदरवाइज सिफेलिक वेन से, बेसिलिक वेन से। और अगर वेन को नहीं पंक्चर करना तो फिर आर्टरी पंक्चर हो सकती है, कैपिलरी को पंक्चर किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉनिक वेट यूज हुआ है। टॉनिक वेट नहीं भी है आपके पास, जैसे गवर्नमेंट सेटअप्स में टॉनिक वेट यूज नहीं होता है, 80 to 90% गवर्नमेंट सेटअप्स टॉनिक वेट यूज नहीं करते। वो इतना वर्कलोड होता है कि एक जो फिलबॉटमिस्ट है उसके सामने 200 पेशेंट्स खड़े होते हैं, तो वो फिर बस बाजू पे हल्का सा प्रेशर देके, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि आपको आइडिया होता है कि किस हद तक आपने फिस्ट को क्लेंच करवाना है, मुट्ठी को बंद करवाना है, कितना ऊपर आपने बाजू के हल्का सा जोर देना है, खुद ही हाथ से पकड़ना है और दूसरी तरफ से आपने नीडल डाल देनी है। यानी कि टॉनिक वेट अगर आप शुरू शुरू में यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड तो यही है कि आप यूज करें। वैसे जो दूसरी बात है वो गुमराह कर देगी आपको, लेकिन मैंने आपको वैसे नॉर्मल ट्रेंड बताया है कि प्रैक्टिस जब हो जाए तो फिर इसकी जरूरत आपको महसूस नहीं होती। मगर आप एक अच्छे सेटअप में काम कर रहे हैं, फिर आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिर पंक्चर साइट दिखाई गई है और उसके बाद स्पेसिमेन रिसीव हो जाता है वॉयल के अंदर। और यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये स्मीयर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपने जो स्लाइड उसमें वॉयल में ब्लड ले लिया है, उससे ही अब आप यहाँ पे ब्लड स्मीयर बना रहे हैं। ब्लड स्मीयर बनाने का भी तरीका होता है, ये नहीं होता कि आपने स्लाइड के ऊपर एक ब्लड का ड्रॉप डाला और उसको अपनी उंगली से आराम से फैला दिया। ये आप झाड़ू थोड़ी लगा रहे हैं कि जहां से आपका दिल चाह, जिस एंगल पे दिल चाह बस फैला दिया, या पानी को खुश्क कर रहे हैं कि फैला देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वो जल्दी खुश्क हो जाएगा। ये आप स्मीयर बना रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर हेड होता है, उसकी एक टेल होती है, बॉडी होती है, मतलब कि कहीं उसको थिक रहना है, थिन रहना है। एक प्रॉपर स्मीयर बनाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। स्मीयर बनाते हैं आप, और स्मीयर पेरिफेरल स्मीयर जिसको कहते हैं, या ब्लड स्मीयर, इसका क्या फायदा होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो सैम्पलिंग थी, हमने कल भी पढ़ ली थी, बस मैंने आपके रिवीजन के लिए ये आज भी ऐड कर दिया है। बाकी सीबीसी के लिए ये ऑयल यूज होती है, ये हमने कल देख लिया था। कल बल्कि हमने अपने नेक्स्ट 10 डेज का ही सारा काम कर लिया था वॉइल्स के लिहाज से। हमें पता चल चुका है आरएफटी किस वॉइल में होगा, एलएफटी किस वॉइल में होगा, जो शुगर का टेस्ट है वो किस वॉइल में होगा, पीटीए पीटीटी ये किस वॉइल में होगा, ईएसआर किस वॉइल में होगा, ये सब कुछ हमें पता चल गया था कल। सीआरपी किस वॉइल में होगा। और ये वाली वॉइल जो है हमारी बड़ी मशहूर है, इसको हम लेवेंडर वॉइल या पर्पल टॉप वॉइल भी कहते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। और हीमो में इस्तेमाल होने वाली ये सबसे ज्यादा वॉइल है, क्योंकि सीबीसी और ईएसआर इसमें ही हो रहा होता है। ठीक है, इसमें ईडीटी होता है। और मैंने ऐसे कहा था कि आपको ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर पानी के छींटे लगे, बेसिकली वो एंटीकोगुलेंट ईडीटीए होता है हमारे पास। ठीक है, ईडीटीए का मैंने कल पूरा नाम आपको बताया था कि आपने ये याद रखना है। और उसके बाद इसके अलावा सीबीसी के अलावा इस ऑयल में क्या काम हो सकते हैं वो भी मैंने कल आपको मेंशन कर दिया था, कि एक तो सीबीसी या एफबीसी जिसे हम कहते हैं कंप्लीट या फिर फुल ब्लड काउंट इसमें हो सकता है। ईएसआर इसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मली, वो मैंने कल मेंशन कर दिया था। फिर अगर आपने ब्लड फिल्म बनानी है, पेरिफेरल स्मीयर बनाना है, जिसको दोनों एक ही चीज है, पेरिफेरल स्मीयर या ब्लड फिल्म वो बनानी है, तो उसके लिए भी ब्लड इसी में लेना है आपने। रेटिकुलोसाइट्स के काउंट को चेक करना है। रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? मैम मैम इमेच्योर ये आरबीसी। इमेच्योर Immature आरबीसी। red cells. जी ठीक है, इमेच्योर आरबीसी, शाबाश। फिर आपने इसके अलावा मोनोस्पोट टेस्ट होता है एब्स्टेन बार वायरस के लिए, ईबीवी के लिए। एब्स्टेन बार वायरस आपको पता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज कराता है, उसके लिए आप कर सकते हैं मोनोस्पोट टेस्ट, उसके लिए भी यही यूज होता है। और उसके अलावा HbA1c आप अगर करना चाह रहे हैं, वो भी इस उसका सैंपल भी इसी में लिया जाएगा। HbA1c क्या होता है, कोई बता मैम सकता है? ग्लाइकोलिसिस हीमोग्लोबिन जो शुगर के टेस्ट में खाते हैं जिसकी वैल्यू हाई हो हीमोग्लोबिन के साथ जो शाबाश। ग्लूकोज वगैरह हीमोग्लोबिन अटैच हो A1 जाते हैं, concentration डायबिटीज के पेशेंट के लिए करते हैं, मतलब चेक करने के लिए। डायबिटीज के पेशेंट का अगर आपने प्रीवियस 3 मंथ स्टेटस चेक करना है ना, तो उसके लिए आप ये HbA1c करा सकते हैं। जैसे आप किसी को पूछ रहे हैं कि आप आपने चीनी तो नहीं इस्तेमाल की, आप परहेज कर रहे हैं, अगला बंदा झूठ बोली जा रहा है, लेट्स सपोज नहीं मैंने नहीं की, यानी उसके मुंह लगने से बेहतर है कि आप उसका HbA1c चेक कर लें। आपको बाकी चीजें तो बाकी टेस्ट ऐसे होते हैं ना, कि अगर आप ग्लूकोज चेक कर रहे हैं तो उसके पिछले टाइम का स्टेटस आपको पता चलता है कि उसने खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, इस तरह की चीजें आपको आइडिया होता है। HbA1c से हमें एग्जैक्टली 3 मंथ्स का स्टेटस पता चल जाता है उसका, कि उसका चल क्या रहा है ग्लूकोज पिछले सारी, मतलब ये दौरानिया, पिछला 1-2 दिन नहीं, पिछले 3 माह का ऑलमोस्ट। तो ये फिर हम HbA1c करते हैं जब हमें किसी के डायबिटीज होने पे शक हो रहा होता है। उसके अलावा पैराथायरॉइड हार्मोन अगर आप करना, बल्कि हार्मोन्स को आप छोड़ दें, ये एक्सेप्शन है।
हॉर्मोन्स के लिए तो मैं आपको बाद में गाइड करूंगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे वो टेस्ट थे जो हम इस ऑयल में करते हैं। ये हमने कल भी पढ़े थे, आज तो जस्ट हमने रिवाइज किए हैं। अभी तक हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी जो हमने कल ना पढ़ी हो, क्योंकि हमने कल ही बेस सारी बना ली थी। अब जो सीबीसी है ये हम करते क्यों है? जब भी हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या कोई भी इशू हो जो समझ ना आ रहा हो, जैसे अगर एक बच्चा चलता चलता बेहोश हो गया है तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने उससे कहा है इसको बुखार है, उसने कहा ठीक है मैं बुखार की दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन इसका इस तरह से गिर के बेहोश होना ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। आप ऐसा करें, आप एहतियातन इसकी सीबीसी भी करवा लें। जैसे मैंने आप लोगों को जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी जब मैं ये एएमएल, सीएमएल, एएलएल और सीएलएल पढ़ा रही थी, तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताई थी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी ऐसा एक केस आया था कि बच्ची स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी, 8 साल की। ऐसे ही बस वो स्कूल में अपनी ब्रेक में बेहोश हुई है और उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाए हैं, और उसकी सीबीसी किया तो उसको काफी सीवियर मतलब डब्ल्यूबीसी जो थे वो रेज्ड आए थे। उसका फर्दर वर्कअप किया है, साइटोकेमिस्ट्री किया है, उसकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग किया है और फ्लो साइटोमेट्री किया है, तो उससे क्या पता चला है कि उसको एएमएल था। और विद इन 7 to 8 days उसकी डेथ भी हो गई थी, मतलब वो इतनी सिविरिटी की म्यूटेशन थी। तो मतलब कि वो केस सबके लिए बहुत अलार्मिंग था, क्योंकि अक्सर औकात उनको के जो पेशेंट्स है ना उनकी प्रॉपर मतलब टाइम लगता है, वो काफी रूल रूल के पहुंचते हैं उनको के डॉक्टर तक। यानी एक लंबे अरसे उन्हें कोई कोगुलेशन का मसला चल रहा है, एक लंबे अरसे से वो डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, इतना फ्रेश केस कि बच्चा घर से स्कूल सेहतमंद गया है और एकदम से मतलब कि उसको पहले कोई हॉस्पिटल एक्सपोजर नहीं हुआ। तो ये देखिए ना, छोटा सा केस था लेकिन हुआ कहाँ से रूल आउट? सीबीसी से। सीबीसी से ही शक हो गया कि नहीं, इतने डब्ल्यूबीसी डिस्टर्ब नॉर्मल रूटीन में हो ही नहीं सकते। और अब अगर उसके पेरेंट्स ये करते कि सीधा बस उसको गली मोहल्ले के जो अताई और नीम हकीम बैठे होते हैं उनसे दवाई दिला देते, और वो फिर मतलब मुसलसल ऐसी होती रहती, जबकि वो तो प्रॉपर कैंसर की पेशेंट थी, एएमएल की पेशेंट थी, ठीक है। तो इसलिए सीबीसी ऐसे ही अगर किसी बच्चे के नाक से खून निकल रहा है, आप उसको कह रहे हैं नहीं बस नक्सीर फूट गई है, मतलब नॉर्मल एपिस्टेक्सिस है, तो आप उसको खुद से ही मतलब अक्सर हो जाता है गर्मी में बच्चों के साथ। लेकिन एक चीज होती है यूजुअल, एक चीज होती है बड़ी अनयूजुअल। तो मतलब एक मुसलसल उसको ब्लीडिंग हो रही है, कभी गम्स में से कभी नाक में से, तो आप उसको जनरल डील करते जा रहे हैं। उससे बेहतर है आप उसकी सीबीसी करवाएं, ताकि आपको उसकी लीनेज का इश्यू पता चले कि उसकी कौन सी लाइन डिस्टर्ब है। ऐसी कोई बच्चा उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, छोटा सा है और बड़ा ही नहीं हो रहा है कभी भी, मतलब कि 12 साल का होके भी वो 6 साल का दिख रहा है, तो उससे बेहतर कि आप उसको खुद से सप्लीमेंट्स देते हैं, आप एटलीस्ट एक बार सीबीसी करवा लें। आपको पता तो चले कि उसकी सारी लीनेज नॉर्मल चल रही है, उसका बोन मैरो सही है, आरबीसी सही बना रहा है उसका बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी सही बना रहा है, प्लेटलेट सही बना रहा है। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दी कि सीबीसी की जरूरत पड़े, फिर तो हम जाहिर सी बात है सीबीसी करवाते ही करवाते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है, लेकिन इसकी उतनी इंसल्ट नहीं करेंगे हम जितनी हमने कल ईएसआर और सीआरपी की थी, क्योंकि ये अच्छा टेस्ट है, ये हमें डायरेक्शन देता है, इसी से तो समझ आना होता है। जैसे अब एक पेशेंट है उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने उसकी सीबीसी की और उसके प्लेटलेट्स, नॉर्मल प्लेटलेट्स हमें पता है 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, लेकिन उसके प्लेटलेट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 या 2,000 या 100 रह गए हैं। तो हम पागल तो नहीं है, हमें तो फौरन समझ आ जाएगी कि प्लेटलेट का मसला काफी सीवियर चल रहा है, इतना सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मतलब हमें ना फोकस मिल जाएगा। अब जो उसका इलाज होगा ना उस बच्चे का, वो कोआगुलेशन डिपार्टमेंट में होगा, क्योंकि अब हमें अपनी सेंस हमारी क्लियर हो चुकी है कि इसकी ये लाइन डिस्टर्ब है। अब हम आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की तरफ नहीं भागेंगे। ऐसे ही हमने एक बच्चे की सीबीसी करवाई, उसके आरबीसी और एचबी बहुत ज्यादा कम आई, तो हमें पता चल जाएगा एनीमिया है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है तो हमें पता चल जाएगा सीवियर लिकोसाइटोसिस यानी इन्फेक्शन है। तो मतलब हमारी लाइन, हमारी डोमेन क्लियर कर देती है सीबीसी हमें। जैसे बहुत सी 5 6 7 8 गलियां हैं, हमें नहीं पता हमने किस गली में जाना है, हमने किस सड़क पे जाना है, हमने किस रास्ते पे जाना है, लेकिन सीबीसी हमें डायरेक्शन दे देती है कि आपका मसला इस वाली जगह जाके हल होगा, आप इस साइड पे मूव कर जाएं। बाकियों को छोड़ के हम उस साइड पे मूव कर जाते हैं और बाकी वर्कअप साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो सीबीसी कराने की जरूरत हमें इसलिए महसूस होती है। कोई भी रूटीन चेकअप हमें लग रहा है, बता दिया मैंने आपको, कोई भी इन्फेक्शन, एनीमिया वगैरह, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर, कैंसर वगैरह, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ये पेरिफेरल स्मीयर बनाया गया है और ये मैंने आपको दिखाया है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जो हमारा ब्लड सीबीसी और पेरिफेरल स्मीयर इसमें क्या फर्क होता है? तो सीबीसी से आपको पता चल गया कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेट्स सपोज, तो एक चीज उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल स्मीयर कर सकते हैं कि आपको वाकई ही
पर फील्ड में इतने ज्यादा प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं, तो आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं इस पेरिफेरल स्मीयर को। और उसके अलावा पेरिफेरल स्मीयर का फायदा और भी है, जो कि भी मैं आपको बताने लगी हूँ आगे जाके, ठीक है। अब सीबीसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या सीबीसी में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करना होता है, ये जो स्ट्रिप है, ये गवर्नमेंट सेटअप्स की स्ट्रिप है। जैसे सर्विसेज की भी यही सेम स्ट्रिप होती है, चिल्ड्रन की भी यही स्ट्रिप होती है, बाकी भी काफी हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सबकी ये स्ट्रिप होती है। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्ट्रिप इस तरह की होती है, मतलब वो खुद ही थोड़ा सा उसको वो बता देते हैं, नीचे कमेंट भी कर देते हैं, और बाकी रेज्ड वैल्यूज को और जो कम वैल्यूज हैं उनको ब्लू और रेड से इंडिकेट भी कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्ट्रिप्स बस इसी तरह की होती हैं, उसमें आपने खुद ही रीड करना होता है और आपको खुद आना चाहिए। अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट का करना है, फिर तो आपको अच्छे वाला नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी नजर आ रहे हैं, आरबीसी नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको पैरामीटर दिखाना चाह रही हूँ, अभी मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रही कौन सी चीज बढ़ी है कौन सी कम हुई है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हिमेटोक्रिट, एमसी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट्स, बाकी फिर लिम्फोसाइट्स, मतलब डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल आ जाते हैं, ठीक है। और एक फैक्टर है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैम रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। अच्छा जी, क्या मतलब होता है तैयबा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का? मैम ये नहीं पता। अच्छा मैम जी, इससे चले ये पता ये चलता है, मैम इससे शेप का आइडिया हो जाता है कि कितनी शेप के जो हैं आरबीसीज, वो किलोसाइटोसिस का आइडिया हो जाता है। शेप का नहीं, साइज का। आपने अक्सर बिल्कुल ठीक सुना है जहां भी सुना है, लेकिन आपने ना बात को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इसमें बेसिकली हमें ज्यादा जो आइडिया मिलता है ना, वो एन आइसोसाइटोसिस का मिलता है, साइजेस की वेरिएशन का मिलता है, शेप्स का नहीं। पोइकिलोसाइटोसिस की तरफ नहीं आपने जाना, आपने एन आइसोसाइटोसिस को याद रखना है, ठीक है। ओके मैम। समझ आइए अच्छा, या आपने पढ़ा हुआ है कहीं, मुझे आपकी बात से आइडिया हो गया है कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है। लेकिन आप वो जैसे अक्सर ही लोग पोइकिलोसाइटोसिस और एनाइसोसाइटोसिस के एमसीक्यू गलत कर देते हैं, आपने भी मतलब वही काम किया, आपने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, अगर मैं कहूँ ना कि मैंने एमएलटी के फाइनल ईयर के 100 बच्चे अपने सामने बिठाए हैं, तो ट्रस्ट मी एंड लिटरली उनमें से ना कोई 5 होंगे जो आरडीडब्ल्यू को डिफाइन कर सकेंगे, आरडीडब्ल्यू का फायदा बता सकेंगे। और 5 में से सिर्फ 2 लोग होंगे कि जब उनके हाथ में स्ट्रिप नॉर्मली पकड़ाई जाती हो तो वो आरडीडब्ल्यू देखते हो। वरना बच्चे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक स्ट्रिप देखते हैं, प्लेटलेट्स तक। उनको लगता है नीचे सारा फजूल गंद मंद लिखा है, हमारे काम की चीज ही नहीं है, हमारा तो काम ही खत्म हो जाता है। अगर काम इतना ही खत्म हो जाए, फिर हम अपना कार्बन पेपर, हम पेपर क्यों यूज कर रहे हैं, हम मशीन क्यों यूज कर रहे हैं, हम मजीद डाइलुएंट्स क्यों यूज कर रहे हैं? फिर हम इतनी सी ही सीबीसी स्ट्रिप ना निकाल लिया करें, जो हमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हिमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और प्लेटलेट्स बता दे। फिर हम ये क्यों निकालते हैं आरडीडब्ल्यू? तो आरडीडब्ल्यू से ही मैं अपनी बात को स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। सबसे अनकॉमन फैक्टर जो सबको लगता है, फजूल फैक्टर जो लगता है आप लोगों को, इस लेक्चर का आज का सबसे बड़ा ये फायदा होना चाहिए, जाती तौर पे आपने महसूस करना है कि आपने आरडीडब्ल्यू सीखा है आज, ठीक है। आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है, इससे हम आरबीसी के डायमीटर की वेरिएशन को मेजर करते हैं, बेसिकली साइज वेरिएशन को मेजर करते हैं। और साइज की वेरिएशन को क्या कहते हैं? एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस के लफ्ज को मैं तोड़ू तो एन का मतलब नो, आइसो सेम, साइटोसेल, और सिस कंडीशन, मतलब कि सेल्स की कंडीशन सेम नहीं है, वेरिएशन आ रही है उसमें, ठीक है। एन आइसोसाइटोसिस। तो आरडीडब्ल्यू जो है वो देखा ही क्यों जाता है? आरडी जी, कोई कुछ पूछ रहा है? आवाज नहीं आ रही आपकी, बेटा जल्दी पूछे क्या होगा। मैम इससे हम डायमीटर वेरिएशन देखते हैं, शेप वेरिएशन रिपीट करने बेटा वाली बात। साइज हमारी प्रेफरेंस होती है, साइज देख रहे होते हैं। जैसे कोई, अभी मैं आपको अपनी पूरी बात मुकम्मल कर लूँ ना, आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। हमारा फोकस आरडीडब्ल्यू में साइज पे होता है, साइज वेरिएशन हम देख रहे होते हैं। जो हमारा आरडी, जैसे एक छोटा आरबीसी है, माइक्रोसाइट है, मैक्रोसाइट है, वो हम देख रहे होते हैं। और अगर एक नॉर्मल आरबीसी हो जिसमें कोई ऐसी बीमारी जिसमें शेप ना आरबीसी की खराब हुई हो, उस बीमारी में आरडीडब्ल्यू बिल्कुल ठीक आता है। जैसे अब सबसे सब जबरदस्त एग्जांपल, हमारी आयरन डेफिशिएंसी। कोई मुझे बताएगा आयरन डेफिशिएंसी किस कैटेगरी में आती है?
मैम नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। शाबाश, माइक्रोसिटिक। तो मैं आपको ऑप्शन देने लगी थी, आपने पहले ही बता दिया, माइक्रोसिटिक में आती है। ठीक है, उसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, उसमें आरडीडब्ल्यू हम लाजमी देखते हैं। मतलब जब आपको लग रहा है ना कि आयरन डेफिशिएंसी का मरीज है, स्ट्रिप के नीचे तक जाया करें और उसका आरडीडब्ल्यू लाजमी चेक किया करें कि उसका आरडीडब्ल्यू कितना आ रहा है। तो नॉर्मल आरडीडब्ल्यू कितना होता है हमारे पास, 11 से 14% आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 11 से 14 होता है नॉर्मल। लेकिन अगर इससे बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आरबीसी की साइज में कोई ना कोई वेरिएशन आई हुई है। तो हम ये खास तौर पे देखते हैं जब हमें कोई छोटे आरबीसी वाली बीमारियों को डील करना हो, माइक्रोसिटिक डिजीजेस को जैसा कि आयरन डेफिशिएंसी को, या कोई मैक्रोसिटिक डिजीजेस को जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, उनमें भी आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे थैलेसीमिया है, उसमें मैं आरडीडब्ल्यू ना भी देखूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। यानी कि मेरी कैपेबिलिटी पे नहीं चैलेंज आएगा कि मैंने आरडीडब्ल्यू क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं अगले बंदे को समझा सकती हूँ कि मैंने आरडीडब्ल्यू इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है ये थैलेसीमिया के बच्चे की सीबीसी है और उसमें आरडीडब्ल्यू डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसमें एज सच थैलेसीमिया में साइज इतना ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस की तरफ नहीं जाता। मतलब कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें हमारा साइज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वैसे तो हम थैलेसीमिया को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में ही ले रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो है आरडीडब्ल्यू उन कंडीशंस में ज्यादा सीवियर होता है जिनमें बोन मैरो ही काम खराब कर देता है, वही नहीं सही आरबीसीज बना रहा होता। तो थैलेसीमिया के केस में आपको पता है ज्यादा मसला किस चीज का होता है, थैलेसीमिया बीमारी किस चीज की है? हीम में मसला आता है या ग्लोबिन में मसला आता है, आयरन में ग्लोबिन मसला आता है? चेंज। चेन में मैम, शाबाश, ग्लोबिन ग्लोबिन चेंज में। चेंजेस में। तो ग्लोबिन चेंज में मसला आता है। ठीक है, ज्यादा मसला मतलब उस जेनेटिक लेवल पे इशू आता है, इसलिए उसमें आरडीडब्ल्यू मैं ना भी देखूं तो ऐसा जितनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में हमें आरडीडब्ल्यू देखना पड़ता है जिनमें साइजेस ज्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये आपको आरडीडब्ल्यू की होपफुली समझ आ गई है कि नॉर्मल वैल्यू पता चल गई, और डायमीटर जिससे आरबीसी के हमें पता चलते हैं। नॉर्मल 7 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज होता है, अगर डिस्टर्ब हुआ हो तो ये हमें बता देता है। और इसकी अपनी रेंज क्या है, 11 से 14% तक। ठीक हो गया। और कंपोनेंट्स हमारे ये हैं सारे, डब्ल्यूबीसी देखने होते हैं हमने, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल देखने होते हैं, आरबीसी, हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। अब बजाय इसके कि हम डिफरेंट बुक से डिफरेंट वैल्यूज को याद करें इस मकसद के लिए कि हमें सीबीसी स्ट्रिप रीड करनी आ जाए, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप होफब्रांड का ये टेबल याद करें, क्योंकि होफब्रांड हमारी हीमो की सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड बुक है। लाइक डॉक्टर्स भी एफसीपीएस भी कर रहे हैं अगर वो हीमो में, तो वो भी हीमो के लिए होफब्रांड यूज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड और सबसे जबरदस्त किस्म की बुक है जिसकी वैल्यूज में सबसे कम तजाद है। वरना आपको पता है इस तरह की वैल्यूज में कितनी कंट्राडिक्शन पाई जाती है, दो लोग किसी किताब से कुछ पढ़ रहे हैं, तीसरा बंदा कोई और वैल्यू बता रहा है। तो ये हमारी सबसे ज्यादा रिलायबल वैल्यूज है। ठीक है, इसमें अगर हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखें मेल्स में कितनी होती है, फीमेल्स में कितनी होती है, तो आप याद रख सकते हैं 13.5 से 17.5 हम मेल में लेते हैं। ये ग्राम पर डेसीलीटर में बोली है मैंने, किताब में 135 से 175 लिखी है क्योंकि किताब ग्राम पर लीटर में ले रही है, लेकिन अक्सर हमारी स्ट्रिप्स जो है वो ग्राम पर डेसीलीटर में हमने सेट की होती हैं, क्योंकि लीटर में तो वैल्यू जरा ज्यादा हो जाती है, तो हम डेसीलीटर में रीड करते हैं। अगर आप स्ट्रिप्स को अक्सर ही देखें तो आपको डेसीलीटर में ही मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पे भी